डियर स्टूडेंट्स, आपको इंतज़ार था आंसर की ऑफ केमिस्ट्री पेपर विच वाज कंडक्टेड बाय कश्मीर यूनिवर्सिटी। और ये सेकंड सेमेस्टर के लिए आया था ये पेपर, सेकंड सेमेस्टर बीएससी, और अगस्त सेशन के लिए यानी 28 अगस्त को आया था। ठीक है, 28 यानी आज के दिन आज ये आया था ये पेपर। और ये पेपर जो है ना, ये बैच 2020 वालों के लिए यानी जो रेगुलर वाले बैच है ना, रेगुलर स्टूडेंट्स, उस बैच के लिए आया था। इसमें मैक्सिमम मार्क्स से 60 और 60 क्वेश्चंस का मल्टीपल चॉइस टाइप ये पेपर है। और इसमें 24 मार्क्स आपको जो है ना मिनिमम लाने हैं। अब ये जो मैंने सीरीज़ लाई है, सपोज ये कोई ए सीरीज़ है या बी सीरीज़, सी सीरीज़, इसमें 4 सीरीज़ आए थे, लेकिन चारों के चारों सीरीज़ में क्वेश्चन सेम थे, सिर्फ इनका जो सीक्वेंस है वो अलग अलग था, यानी शफल किए हुए थे क्वेश्चंस। तो आप ये वाली सीरीज़ देखो, ये सीरीज़ है ए, तो यही सीरीज़ के क्वेश्चन, यही क्वेश्चंस आपको बी सीरीज़ में भी मिलेंगे, सी सीरीज़ में भी और डी सीरीज़ में भी, लेकिन थोड़े से शफल करके। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि SN1 रिएक्शन में क्या होता है। SN1 रिएक्शन जो है ना, ये 2 स्टेप रिएक्शन है। इसमें जो फर्स्ट स्टेप है उसमें कार्बोकैटायन बनता है और लिविंग ग्रुप जो है ना वो पहले जाता है, उसके बाद में सेकंड स्टेप में इसमें न्यूक्लियोफाइल जो वो अटैक करता है SN1 रिएक्शन के लिए। ठीक, अब दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट फॉर्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ SN1 रिएक्शन। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है SN1 रिएक्शन में, पहले इंटरमीडिएट बनता है, उसके बाद में न्यूक्लियोफाइल जो वो अटैक करता है। अब SN1 रिएक्शन जो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, ये जनरली फर्स्ट ऑर्डर रहती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 के लिए जो आंसर आएगा वो आएगा पार्ट बी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन डिपेंड्स ऑन। रेट ऑफ SN2 रिएक्शन किस चीज पे डिपेंड करती है? रेट ऑफ SN2 रिएक्शन जो रहती है सिंगल स्टेप रिएक्शन रहती है, और ये डिपेंड करता है न्यूक्लियोफाइल पे, सॉल्वेंट पे और लिविंग ग्रुप पे, यानी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद में और एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा है कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स प्रेडोमिनेंटली अंडरगो SN1, यानी ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स में पहले कार्बोकैटायन बनता है जो स्टेबल रहता है और उसके बाद में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। उसके बाद में यानी इसका जो आंसर है वो है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स के लिए SN1 रिएक्शन सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू SN2। ठीक है, प्रेडोमिनेंटली यही होता है। अब ये देखो, द ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप एबिलिटी ऑफ हैलाइड्स इन SN रिएक्शन। देखो, लिविंग ग्रुप जो है ना वो ऐसा होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली अकोमोडेट करे, जब वो निकल जाए विद इलेक्ट्रॉन्स। तो जितना बड़ा हैलोजन एटम होगा उतना ही अच्छा वो लिविंग ग्रुप है। तो इसके हिसाब से ये आंसर आता है, क्योंकि आयोडाइड जो है वो बेस्ट लिविंग ग्रुप है एज कंपेयर टू ब्रोमीन, ये इससे अच्छा है और ये इससे अच्छा। तो डी पार्ट इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस फेवर इलिमिनेशन रिएक्शन ओवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी इलिमिनेशन कब होगी ओवर सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन तब होती है जब न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा रहता है, और इलिमिनेशन तब होती है जब बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है। तो हाई बेसिक कैरेक्टर। दूसरा पूछता है लार्ज साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये भी सही है, क्योंकि जितना बड़ा साइज होगा उतना वो कार्बन के नजदीक ज्यादा नहीं जाएगा, तो उसको आने में दिक्कत होती है। और हायर टेम्परेचर, तो ये भी जितना टेम्परेचर हाई होगा उतना वहां पे क्या होता है, ज्यादा एलिमिनेशन रिएक्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन। तो मैं ये कहूंगा कि इसका जो असली आंसर है वो है डी पार्ट, ऑल ऑफ द अबव। राइट, बाद में और एक क्वेश्चन पूछा है, द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स इन एन E2 रिएक्शन इज। ये एलिमिनेशन बाइमॉलिक्यूलर है। अब एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर हो या बाइमॉलिक्यूलर, देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि ये दोनों में ऑर्डर ये रहता है, टर्शरी फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी, और ये पाला यूरकिनिस की बुक में भी दिया हुआ है, अगर आपको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे इसमें बहुत डिस्कशन होता है। तो मैं पाला यूरकिनिस के हिसाब से बोल रहा हूँ कि वहाँ पे ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद में दे रिएक्ट इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व इन राइमर टाइमन रिएक्शन, ये बहुत ही फेमस है ना, सब पूछते हैं। यहाँ पे बनता है कार्बीन बनता है, कार्बीन रिएक्ट इंटरमीडिएट।
इस पे अक्सर क्वेश्चन आते हैं राइमर टाइमन रिएक्शन पे, और कार्बीन इसका इंटरमीडिएट है, बहुत फेमस है। फिर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी एम्प्लॉयड फॉर इंट्रोड्यूसिंग एल्डिहाइड फंक्शनलिटी। ठीक है, एल्डिहाइड फंक्शनलिटी अगर हमें बेंजीन पे लानी हो तो कौन कौन सी रिएक्शन की जाती है। देखो, हम राइमर टाइमन रिएक्शन भी कर सकते हैं क्लोरोफॉर्म से, विल्समेयर हाक रिएक्शन भी इससे भी होता है, गटरमैन रिएक्शन से भी होती है। तो मैं बोलूँगा ऑल ऑफ द अबव, सब की वजह से यानी एल्डिहाइडिक ग्रुप ला सकते हैं हम इन सब की वजह से। ठीक है, गटरमैन से, विल्समेयर हाक से और राइमर टाइमन रिएक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो आप, वो पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो क्वेश्चन नंबर 11 इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट E2 रिएक्शन इज करेक्ट। E2 रिएक्शन के बारे में हमें देखना है कि करेक्ट कौन सा है। देखो, E2 रिएक्शंस इन्वॉल्व एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट, ये बात सही है, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद में E2 रिएक्शंस कैन बी स्टीरियो स्पेसिफिक, ये भी सही है। स्टीरियो सिलेक्टिव रहती है, ये भी सही है। और इसका मतलब इसमें ऑल ऑफ दी अबव आता है। ठीक, समझ में आया ना। उसके बाद में पैरा ब्रोमो, ये पूछ रहा है टोल्यूइन ऑन ट्रीटमेंट विद सोडामाइड, ठीक, इन लिक्विड अमोनिया रिएक्शन। ये रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, बेंजाइन मैकेनिज्म। ठीक है, बेंजाइन मैकेनिज्म, होबन-हॉयस्ट रिएक्शन भी इसमें आता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब आप ये करते हैं ना, जैसे ये टोल्यूइन है, तो इसमें अगर आप यहाँ पे ब्रोमो ग्रुप लेते हैं तो सबसे पहले ये निकल जाता है और यहाँ पे बेंजाइन बनता है। और बेंजाइन बनने के बाद में जो NH2 है वो यहाँ पे भी अटैक कर सकता है और यहाँ पे भी अटैक कर सकता है। क्लियर। तो इसका मतलब ये मेटा प्रोडक्ट भी बना सकता है और पैरा प्रोडक्ट भी। तो मैं बोलूंगा मेटा टोल्यूडिन एंड पैरा टोल्यूडिन इसमें बनेगा। तो सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन विद ब्रोमीन इन एब्सेंस ऑफ एनी लेविस एसिड कैटलिस्ट विल फॉर्म। देखो, विदाउट लेविस एसिड जो ना यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि विदाउट लेविस एसिड कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जनरेट नहीं होता, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होती। क्लियर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो, इसमें जो ऑप्शन आएगा वो आएगा एनिलीन, फिनॉल और बेंजीन, क्योंकि एनिलीन पे NH2 ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, फिर OH यहाँ पे बेंजीन, और जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोनेटिंग की कम होगी उतना उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो इसकी वजह से ये आएगा, तो सी ऑप्शन आएगा इसका। उसके बाद में पूछ रहा है कि नाइट्रोबेंजीन ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ Fe पाउडर एट 130। देखो, नाइट्रोबेंजीन जो है ना ये मेटा डायरेक्टिंग है, तो यहाँ पे मेटा ब्रोमिनेशन होगी, ब्रोमोनाइट्रोबेंजीन बनेगा। ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है नाइट्रो ग्रुप। नंबर ऑफ BH बॉन्ड्स इन डाइबोरेन, BH बॉन्ड। देखो, डाइबोरेन हम ऐसे बनाते हैं ना, ये है टर्मिनल और यहाँ पे ये ब्रिज और ये टर्मिनल यहाँ पे कितने बॉन्ड्स बनते हैं? 4 बनते हैं, 1 2 3 4, तो 4 टर्मिनल और 2 ब्रिज हाइड्रोजन्स रहते हैं। और एक यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजोबोरेन। क्लोजोबोरेन का फॉर्मूला क्या है? BnHn +2 और BnHn 2 रेज पावर -2, यानी या तो पावर में माइनस चढ़ा उतना ही जितना आप यहाँ पे प्लस करते हैं, वरना सीधा BnHn +2 करो या BnHn रेज्ड पावर -2, तो ये बन जाता है क्या? क्लोजोबोरेन। तो क्लोजोबोरेन यहाँ पे कोई है क्या? हाँ, ये देखो, Bn, सपोज n रखेंगे 6 तो बनेगा B6H6 2 नेगेटिव, तो ये वाला ऑप्शन आएगा सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर A। उसके बाद में कॉर्ड्स का पूछ रहा, तो कॉर्ड्स रहते हैं शीट सिलिकेट्स, ये सबको मालूम है। ठीक है, उसके बाद में मोस्ट रिएक्टिव एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस इज व्हाइट फॉस्फोरस, इसमें कोई शक नहीं है, ये आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये आप 12th में भी पढ़ते हैं। लाफिंग गैस को हम कहते हैं, दूसरा नाम क्या कहते हैं इसको? नाइट्रस ऑक्साइड। क्या कहते हैं? तो मैं लिखूंगा यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड, यानी ऑप्शन बी आएगा। फिर पूछ रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO। देखो, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, 8 और 7 हो गए 15,
तो अगर आप एमओ डायग्राम भी बनाएंगे ना, 15 इलेक्ट्रॉन अरेंज करेंगे, आपको बॉन्ड ऑर्डर मिलेगा 2.5। या आपको मालूम है कि 14 पे रहता है बॉन्ड ऑर्डर 3, अब 15 पे आप 15, 16, 17 इस तरह, या फिर 13, 12 इतना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स गिनते हैं ना आप, 14 पे रखो 3, अब 14 के राइट साइड में एक स्टेप 0.5 0.5 0.5 माइनस करते हैं। अब यहाँ पे 8 और 7 15 इलेक्ट्रॉन, तो 15 इलेक्ट्रॉन मतलब ये, तो 14 से आगे एक स्टेप गए तो 0.5 माइनस कर दो तो 2.5 बचता है। ये एक ट्रिक है, आसान सी ट्रिक, ये मैंने YouTube पे ऑलरेडी डाली हुई है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस इज ट्राइबेसिक। ट्राइबेसिक इनमें सिर्फ एक ही है, वो है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड क्यों? क्योंकि ये देखो, ये नॉन मेटल के साथ में जितने OH अटैच होंगे ना, उसके हिसाब से ये इसकी बेसिटी ने, इतने एसिडिक ग्रुप से इसमें इन्हें बेसिटी उसकी उतनी है, तो इसे ये ट्राइबेसिक फॉस्फोरिक एसिड, तो डी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन फिर आता है ये हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SF4। देखो ये मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है, सल्फर बना पहले, उसके बाद में इसके ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाओ, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में देखो बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4, SF4 है ना, तो 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड है, तो 4 बॉन्ड और बचते हैं 2 लोन पेयर, 2, तो टोटल मिला के हो गए इसमें, एक मिनट रुको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही है ना, 6, तो एक रख दो, ये 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इन 6 में से 1 2 3 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो चले गए, अब बच गए 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक पेयर, इसको बनाओ पेयर। अब यहाँ पे लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड्स कितने आते हैं टोटल, ये आते हैं 5 का मतलब S का 1, P के 3 और D का 1 ऑर्बिटल होगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो यहाँ पे देखो sp3d हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे आती है। अब इसके बाद में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्यूमिक एसिड। फ्यूमिक एसिड का मतलब रहता है H2SO4 प्लस SO3, अब इन दोनों को मिला वो बन जाएगा H2S2O7, तो ये बनता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आएगा। उसके बाद में पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 26, नंबर ऑफ SS बॉन्ड्स इन डायथायोनिक एसिड। डायथायोनिक एसिड का ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, ठीक। तो यहाँ पे देखो इसमें एक ही SS बॉन्ड आता है, तो आप कहेंगे कि डायथोनिक एसिड में एक SS बॉन्ड आता है, ये आपको गूगल से भी मिल जाएगा। उसके बाद में पूछ रहा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ये याद रखना। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 4 3 2 1 है ना, इसका मतलब ये ऑप्शन सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए सही आता है। और आप अपने हिसाब से की मिलाते जाना, आपको जो की दी गई है उसके हिसाब से मिलाते जाना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 पूछ रहा है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ सेंट्रल क्लोरीन इन ClF3। ये क्लोरीन है, इसके ऊपर टोटल में रहते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक, 7, और 7 में से F3 मतलब 3 बनाएंगे बॉन्ड, ठीक। अब बचते हैं यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 2 3 4 5, सिग्मा प्लस लोन पेयर 5 आता है, यानी S का 1 ऑर्बिटल, P के 3 ऑर्बिटल, और बाद में बचता है 1 यानी D का, यानी sp3d, तो ये आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन इसका। उसके बाद में पूछ रहा है कि जीनॉन डाइफ्लोराइड, ये देखो ये जीनॉन है, उसके ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक। अब इसने बनाया ये बाकी बचते हैं लोन पेयर, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो sp3d होगी, ठीक। यानी इसमें जो 3 लोन पेयर्स है ना वो बैठते हैं कहाँ पे, इक्वेटोरियल पे, और जीनॉन जो है, जीनॉन ये बनाता है इस तरह, जीनॉन यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, तो ये बनाएगा लीनियर स्ट्रक्चर। उसके बाद में एग्जांपल्स ऑफ सीरो हैलाइड्स अमंग द फॉलोइंग, ये भी सीरो हैलाइड है, ये भी सीरो हैलाइड है, ये भी, तो ऑल ऑफ द अबव, ये आपने पढ़े होंगे, ये तो मालूम है। क्वेश्चन नंबर 30 का आया डी पार्ट, तो आप अपने हिसाब से क्वेश्चन मिलाते जाओ, ठीक।
विच ऑफ द फॉलोइंग statement is correct about the halogenation of alkanes. alkanes जो है halogenation of alkanes का करना है chlorination in presence of light. अब देखो हेलोजिनेशन में सबसे फास्ट होती है फ्लोरिनेशन, फिर क्लोरिनेशन, फिर ब्रोमिनेशन, और जो जितना स्लो होगा ना वो उतना सिलेक्टिव रहता है. तो ब्रोमिनेशन इज मोर सिलेक्टिव देन क्लोरिनेशन, राइट. यहां पे पूछ रहा है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, सिंपली याद रखना, तो ये आपने पढ़ा भी होगा. क्लोरिनेशन ऑफ आइसोब्यूटेन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स. देखो आइसोब्यूटेन का बताता हूं मैं आपको. देखो आइसोब्यूटेन ये है, अगर इसका मैं क्लोरिनेशन करूं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, सॉरी Hμ, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा. अब इसमें से सबसे स्टेबल वाला फ्री रेडिकल कौन बन सकता है? अगर यहाँ पे बन गया तो प्राइमरी फ्री रेडिकल, यहाँ पे प्राइमरी, यहाँ पे प्राइमरी. लेकिन अगर यहाँ पे बन गया यानी ये हाइड्रोजन निकाल दिया तो ये बन जाएगा टर्शरी फ्री रेडिकल. एंड टर्शरी फ्री रेडिकल्स आर मोर स्टेबल. और अगर वो ज्यादा स्टेबल हो गए तो इसका मतलब इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा. क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट. इसको हम कहते हैं टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड. क्या कहते हैं? टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड. तो टर्शरी प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा. अब यहां पे भी यही पूछ रहा है, यहां पे बोल रहा है कि क्लोरिनेशन ऑफ आइसोब्यूटेन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स आइसोप्रोपाइल, नहीं, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड एज मेजर प्रोडक्ट. देखो मेजर प्रोडक्ट, तो ये बी ऑप्शन आएगा. फिर रिएक्शन ऑफ 1-ब्यूटीन विद हाइड्रोजन हैलाइड. ये तो आसान सी बात है ना, ब्यूट1ईन है. अगर इसके ऊपर आप HCl का रिएक्शन करेंगे तो ये मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा, यानी हाइड्रोजन जाएगा इधर और क्लोरीन जाएगा इधर. तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 2-क्लोरोब्यूटेन. ठीक है, शाबाश. अब यहाँ पे 1,3-ब्यूटाडाइन, यानी ये 1,3-ब्यूटाडाइन, इसके ऊपर अगर आप ब्रोमीन का ट्रीटमेंट करते हैं एट हाई टेम्परेचर, अगर लो टेम्परेचर पे करते हैं तो 1,2-डाइब्रोमो बनेगा. अगर एट हाई टेम्परेचर करेंगे तो ये प्रोडक्ट बनाएगा इस तरह से, ये डबल बॉन्ड होगा, शिफ्ट इधर, इधर ब्रोमीन, इधर ब्रोमीन. इसको बोलते हैं 1,4 प्रोडक्ट. ठीक है, 1,4 ब्रोमाइडो डाइब्रोमाइडो प्रोडक्ट बनेगा. तो ये वाला बनेगा एट हाई टेम्परेचर. अच्छा, रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. ये बनाता है हेलोहाइड्रिन. सपोज अगर मैं ऐसे लूंगा ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और इसका रिएक्शन कराऊंगा क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो इसमें एक तरफ क्लोरीन अटैच होगा, दूसरी तरफ वाटर अटैच होगा, यानी OH रह जाएगा, बाद में डबल बॉन्ड हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट. इसको बोलते हैं क्लोरोहाइड्रिन. यहाँ बोलूंगा मैं 1,2 हेलो अल्कोहल्स, 1,2 हेलो अल्कोहल्स. देखो ये ठीक. अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. हाइड्रोबोरेशन आपने पढ़ा होगा, वो सिन एडिशन रहता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है ना. और प्रोडक्ट इज सिंगल स्टेप विदाउट कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, ये भी है. तो इसका मतलब इसमें ऑल ऑफ दी एबो आएगा, राइट. उसके बाद में पूछ रहा है ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल इन CH2 एट लो टेम्परेचर गिव्स मोनोब्रोमोफिनॉल. ये भी बहुत आसान है, तो ये आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 38 का. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 39, द रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ डाइअल्काइल सब्स्टिट्यूट एल्कीन्स 1,2-डाइमिथाइल इथीन और सिस 1,2-डाइमिथाइल. देखो ये बनाता हूं मैं. देखो ये डाइमिथाइल इथीन है मगर 1,1-डाइमिथाइल, और ये 1,2 है मगर ट्रांस, और ये है 1,2 मगर सिस. इन सब में ज्यादा स्टेबल रहता है ये वाला 1,1-डाइमिथाइल. उसके बाद में ट्रांस, उसके बाद में सिस. बात समझ में आ गई? तो ये बात याद रखना. अब ये जो ना, ये आपको दिया ऑप्शन नंबर 1 में, और ये दिया ऑप्शन नंबर 2 में, ये दिया ऑप्शन नंबर 3 में. आपका आंसर जो आना चाहिए था वो आना चाहिए 3, 1, 2. लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन इसमें नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है. एक्चुअली इन दोनों की जो स्टेबिलिटी है ना, ये ऑलमोस्ट सेम रहती है, लेकिन फिर भी इसकी ज्यादा रहती है. ठीक है, तो हो सकता है इसने कंफ्यूजन में इसका ज्यादा बताया, इसका ज्यादा बताया, लेकिन इन दोनों के मुकाबले में सिस की जो स्टेबिलिटी है वो कम रहती है. तो ऑप्शन जो है यहाँ पे इस तरह का कोई नहीं है, 3, 1, 2 कोई नहीं है, लेकिन 3, 2, 1 है. तो मैं फिलहाल इसके साथ जाऊंगा. ठीक है फिलहाल, लेकिन होना चाहिए था 3, 1, 2.
तो गलत ऑप्शन है, लेकिन फिर भी चल जाएगा। इपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन यूजिंग पेरोक्साइड्स इज, देखो इपॉक्साइड्स जो ना, इनकी इपॉक्सीडेशन जो पेरोक्सी एसिड्स के साथ में होती है, वो होती है स्टीरियो स्पेसिफिक, और दूसरा वो वन स्टेप होता है कंसर्टेड। तो मैं बोलूंगा बोथ ए एंड बी होता है वो, ठीक है। अब उसके बाद में जो आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 41, इसने पूछा है कि ओजोनाइड फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद ओजोन व्हेन क्लीव्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक दिस विल गिव, बात समझ में आया ना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, एल्कीन, और कौन सा एल्कीन पूछा है, फॉर्म्ड इन प्रेजेंस ऑफ एल्कीन विद ओजोन, ठीक। देखो ये दो एल्कीन्स है, अगर मैं इनके साथ में ओजोन का रिएक्शन करूंगा तो इसका ओजोनाइजेशन होगा, ये बनाएगा कीटोन, सिर्फ कीटोन, याद रखना कीटोन। यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनेगा एक तरफ कीटोन और दूसरी तरफ बन सकता है यहाँ पे एल्डिहाइड, देखो क्योंकि ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड नहीं है तो ये बना सकता है एल्डिहाइड। लेकिन अगर ये ब्रेक करूंगा मैं, ओजोनाइड यानी इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है ना ओजोनाइड, वो अगर मैं ब्रेक करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे H2O2, तो उससे क्या होगा, ये जो एल्डिहाइड है ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर बनाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H की जगह OH आ जाएगा, तो इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कीटोन, या बनेंगे सिर्फ कीटोन, दो कीटोन, या बनेंगे कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो आपको आंसर आना चाहिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 41 में, वो कीटोन्स एंड और कार्बोक्सिलिक एसिड, इन्हें डी पार्ट आना चाहिए। एल्काइन्स ऑन ट्रीटमेंट विद H2 इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलार कैटलिस्ट, हमें मालूम है वो सिस एल्कीन ही देते हैं, ठीक है। Which of the following is or correct? Carbon atoms in carbon-carbon triple bond or sp hybridized, right? Carbon triple bond is shorter than carbon-carbon double bond, ये भी right है। Internal alkynes are more stable than terminal alkynes, ये भी right है। तो इसका मतलब इसमें D ऑप्शन आएगा, सब के सब right ऑप्शन है इसमें, all of the above। अब आता है क्वेश्चन नंबर 44, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ इंटरनल alkynes leads to the formation of acid catalyzed hydration of internal alkynes leads to the formation of, देखो alkynes का अगर मैं क्या करूं हाइड्रेशन, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले ये इस तरह, इसमें सबसे पहले OH ग्रुप, और यानी इनॉल बनेगा, इनॉल जो है ना वो फिर ऊन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कीटोन्स बनाते हैं। द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स इन E2 रिएक्शन टू फॉर्म एल्कीन्स, देखो एल्कीन्स जो ना, जो सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूट एल्कीन्स रहते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहते हैं, इसकी वजह से टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा रहेगी, फिर इसकी सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ये हालांकि आपको कन्फ्यूजिंग लगेगा, लेकिन आप पॉला यूरिकिनिस की जो बुक है उसमें ये देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज इनकरेक्ट? इट इज ऑलवेज अ होल नंबर, यस राइट। इट इज नेवर जीरो, ये भी सही है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ मोर देन 3 और रेयर, ये भी सही है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो, ये कभी नहीं हो सकता। तो हमें इनकरेक्ट आंसर देखना, तो इनकरेक्ट आता है डी। उसके बाद में रेट ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, रेट ऑफ रिएक्शन जो ना जिनमें कोलिजन्स होता है, जो कोलिजन्स की वजह से होती है रिएक्शंस, उनमें नेचर ऑफ रिएक्टिंग, क्योंकि रिएक्टिव होंगे ज़्यादा, यानी इजीली जहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होंगे वो ज़्यादा रिएक्ट करेंगे। कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी। तो मैं बोलूँगा ऑल ऑफ दी अबव, डी ऑप्शन आएगा इसका। 48 का देखो, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी, ये बात सही है। मे नॉट ऑलवेज बी अ होल नंबर, ये भी बात सही है। ये कभी फ्रैक्शनल भी रह सकता है, होल नंबर जरूरी नहीं है। जीरो भी रह सकता है, फ्रैक्शनल भी रह सकता है। कैन चेंज विद कंडीशंस लाइक प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये भी सही है। टेम्परेचर प्रेशर चेंज करो, ये भी चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब ऑल ऑफ दी अबव आएगा आंसर। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन है 48 का। 49 का देखो, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर केन, ये शुगर केन नहीं, ये केन शुगर है एक्चुअल में, केन शुगर, यानी जो आपके पास सक्रोस होता है, सक्रोस का हाइड्रोलिसिस जब हम करते हैं वाटर में करते हैं, एक्सेस ऑफ वाटर में, तो वाटर का कंसंट्रेशन हम लेते हैं कांस्टेंट, तो
तो वो बन जाती है सीडो ऑर्डर रिएक्शन, ये आप 12th में भी पढ़ते हैं। इसके बाद में आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 50 पे, द जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ। अब जीरो ऑर्डर है तो कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं होगी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगी। समझ में आया? शाबाश। उसके बाद में पूछा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ ऑफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। ये भी आपने पढ़ा होगा, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है, वाइवा में भी पूछते रहते हैं हम। उसके बाद में पूछता इन ए रिएक्शन 2A + B गिव्स A2 + B द रिएक्टेंट B विल डिसअपीयर एट द सेम रेट एज। देखो इसका मैं बताता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बताते हैं। देखो इस रिएक्शन को अगर हमें दिखाना हो तो इसका रेट दिखाएंगे मैं ऐसे, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ A विद टाइम, और डिवाइड करेंगे या ऐसे 2 से, यानी ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हम डिवाइड करते हैं। या ये बराबर होगा डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ B विद टाइम, और डिवाइड करेंगे इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये तो 1 है तो 1 से डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बराबर होगा इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ A to B विद टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों का जो है ना, ये दोनों का रेट बराबर है, लेकिन इसका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन या मैं बोलूँगा कंजप्शन इसके हाफ के बराबर रहता है। ठीक है, हाफ, इसका हाफ, इन दोनों का बराबर रहता है, लेकिन ये इसके हाफ के बराबर रहता है। ठीक, अब यहाँ पे पूछा है कि किसके बराबर है, ये बोल रहा है सेम एज दैट ऑफ ए, नहीं ये ठीक नहीं है। हाफ एज दैट ऑफ ए विल डिक्रीज, ये ठीक है। सेम एज दैट ऑफ A to B विल फॉर्म, ये भी सही है। अब इसमें 2 ऑप्शन सही है, ट्वाइस एज दैट ऑफ ये नहीं है ना, 2 ऑप्शन सही है। अगर किसी ने B दिया होगा या C दिया होगा तो दोनों सही है। तो मोस्ट जो करेक्ट है इसमें वो है हाफ ऑफ A, ये वाला ज़्यादा करेक्ट है। ठीक, बात समझ में आ गई। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 53 आता है, तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, ये कोएफिशिएंट है, ठीक है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट वो 2 to 3 के बीच में रहता है ना, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, इसको देखें, 2 to 3 के बीच में रहता है मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस के लिए। इसके बाद में ये कह रहा है कि EA ऑफ ए रिएक्शन इज 0, तो K इज इक्वल टू, देखो हम लिखते हैं K इज इक्वल टू A एक्सपोनेंशियल ऑफ -EA/RT, है ना। अब ये अगर 0 हो गया तो एनीथिंग रेज्ड पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो वहाँ पे रह जाएगा 1 × A, यानी वहाँ पे रह जाएगा K इज इक्वल टू A, तो ये A के बराबर आ जाएगा। RNS इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद में और एक क्वेश्चन पूछ रहा, क्वेश्चन नंबर 55, इन रिएक्शन A गिव्स B डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ A विल इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी सेकंड ऑर्डर। ठीक है, इफ फॉर ए रिएक्शन द प्लॉट ऑफ K वर्सेस 1/T गिव्स a स्ट्रेट लाइन, देन यहाँ पे देखो, अब ये देखो ये RNS इक्वेशन है हमारे पास में। RNS इक्वेशन में क्या कहता है कि K इज इक्वल टू A एक्सपोनेंशियल ऑफ EA/RT। अगर मैं लॉन लगा दूं तो ये बन जाएगा ln K ln A, और ये एक्सपोनेंशियल, ये जो है ना एक्सपोनेंशियल ये हट जाएगा, ये बन जाएगा -EA/RT। या मैं कह सकता हूँ ln K इज इक्वल टू ln A, कहाँ गया ये, सॉरी, इंटू ln A, यहाँ पे लिख दूंगा मैं ln A मगर प्लस, ln A लिखूंगा मैं प्लस, बात समझ लेना, ln A लिखूंगा मैं प्लस यहाँ पे, और ये माइनस वाला जो है ना इधर लेके आऊँगा, इसको मैं लिखूंगा EA/R इंटू 1/T, चलेगा। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये देखो यहाँ पे ये इक्वेशन बन जाती है इस तरह से, ये मैं कहूँगा ये बराबर, ये इक्वेशन ये है y इज इक्वल टू mx + c, यानी ये इंटरसेप्ट है x एक्सिस पे देंगे 1/T, जो स्लोप है ये बन जाएगा EA/R, यानी ये इस तरह का ग्राफ बन जाएगा, ln K वर्सेस 1/T, ये बन जाएगा इस तरह का ग्राफ। ये जो है ना ये ln A के बराबर आएगा, और ये जो स्लोप है, ये स्लोप ये बन जाएगा -EA/R। बात मेरी समझ लेना, यहाँ पे पूछ रहा है कि स्लोप जो है, स्लोप वो बराबर है -EA/R, तो EA किसके बराबर है फिर, EA, ये समझ लेना, EA इसको ले जाए इधर, तो ये बन जाएगा स्लोप इंटू R, है ना, यहाँ पे डिवाइड था, यहाँ पे इंटू, अब माइनस भी ले जाए इधर, तो ये बन जाएगा EA इज इक्वल टू माइनस स्लोप इंटू R। EA
इज इक्वल टू माइनस स्लोप इंटू आर। ठीक, तो वही ऑप्शन है यहाँ पे दिया हुआ। कहाँ गया ये, शाबाश, ये इसमें क्वेश्चन नंबर 56 में ई इज इक्वल माइनस स्लोप इंटू आर माइनस स्लोप। तो इसमें सबके सब ऑप्शन सही है, लास्ट को छोड़ के। आपने अगर ए बी सी में कोई भी दिया होगा टिक तो आपका सही आता है। ठीक है, इसके बाद में पूछ रहा है क्वांटम यील्ड ऑफ हाइड्रोजन प्लस Br2, वो देता है हमको 1। एज पर कोलिजन थियरी द नंबर ऑफ कोलिजन्स डिपेंड्स ऑन, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है किस, नंबर ऑफ कोलिजन्स, ये टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और प्रेशर तीनों पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ कोलिजन्स, ये याद रखना। और उसके बाद में कोलिजन थ्योरी कंसीडर्स रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स एज हार्ड स्फीयर्स, पहला अजम्पशन लेते हैं हम, पहला अजम्पशन हार्ड स्फीयर्स। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 60 को देखो, एज पर कोलिजन थ्योरी large increase in the rate of reaction for a rise in temperature is due to increase in number of activated molecules। ये भी बात सही है। तो अब आपको पूरी की मिल गई। अब आप मिला सकते हैं आपके पेपर ए बी सी डी सीरीज जो भी है। आप ऑप्शंस पहले लिखो कौन सा आपका सही आता है, उसके बाद में अपने जो आंसर की है उस इसका जो आपके पास पेपर है तो वो पेपर के साथ में आपकी आंसर की मैच करो। ये चारों पेपर्स के लिए सेम की है, लेकिन सिर्फ शफल किए हुए क्वेश्चन सेम है। चलो फिलहाल आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।